हेलो दोस्तों, आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें हमारी एलिमेंट्री कैनाल और सहायक ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसमें हम उसको इजी वे में पढ़ने के लिए सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो हमारे कौन कौन से भाग हैं, अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हमारा GIT हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, GIT हो जाएगा, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लैंड्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है और उसमें कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो चलें बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन को इंग्लिश में हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन में होता क्या है कि जो हमारा वातावरण होता है, जो प्रकृति होती है, उससे जो भी हम फूड मटेरियल इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, शरीर हमारा उसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डाइजेशन हमारी एक ऐसी कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होती हैं या एक्टिविटीज या मूवमेंट्स होती हैं। इसमें हमारे जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मीन्स हमारे बहुलक जो होते हैं, जो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको सरल, घुलनशील और छोटे या इक्लक इकाइयों में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब यहाँ पर हम पाचन किस प्रकार से होता है उसको हम क्रिया विधि में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य की जो आहार नाल होती है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या कह सकते हैं, GIT भी कहते हैं। क्या कहते हैं, GIT कहते हैं। GIT को एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है वो मुख से लेकर के गुदा तक जो है फ्रॉम माउथ टू एनस एक्सटेंड इन आवर बॉडी अबाउट 8 to 10 मीटर लॉन्ग। मीन्स मनुष्य की जो आहार नाल होती है वो हमारे मुख से लेकर के गुदा तक 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है जो कि हमारे शरीर में पड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसकी शुरुआत हम मुख से करते हैं। अब यहाँ पर जो मुख है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मुख होता है, यहाँ पर जो मुख है इसमें जो हमारे होंठ आते हैं, क्योंकि मुख के अंतर्गत हमारे दो जबड़े आते हैं। जो निचला जबड़ा जो होता है वो चल होता है और ऊपरी वाला जबड़ा अचल होता है, जिसको यहाँ पर हम कह सकते हैं ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप अगर ऊपर वाले सिर पर या ऊपर वाले जबड़े पर हाथ रखेंगे और बोलें तो आपके हाथ में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है। लेकिन वही काम आप नीचे वाले जबड़े के साथ करिए और आप बोलना शुरू करिए, खाना शुरू करिए, आपका हाथ मूवमेंट करेगा। इसका मतलब हमारा निचला वाला जबड़ा जो होता है वो चल होता है, मीन्स मूवमेंट करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुख के अंतर्गत हमारे दो मांसल होंठ आते हैं। मांसल होंठ की बात की है यहाँ पर, तो इसके मांसल जो होंठ आते हैं इसमें हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जिससे हमारे ओठ जो होते हैं लसदार होते रहते हैं या लसदार रहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ऊपर वाला होंठ है और नाक के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिल्ट्रॉन कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को ही लिखेंगे, छोटी छोटी बातों को आपको हम ऐसे बताते चलेंगे, क्योंकि अगर उस तरह से हम सारी चीज़ों को लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम इस गड्ढे को क्या कहेंगे, फिल्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे, फिल्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फिल्ट्रॉन है, फिल्ट्रॉन आप समझ गए होंगे। फिल्ट्रॉन किसको कहते हैं,
जो ऊपर वाला हमारा होंठ होता है और नाक के यानी ऊपरी होंठ और नाक के बीच में एक गड्ढा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रॉन कहते हैं। ये बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें कि होंठ के बाद में जब हम मुख गुहा में प्रवेश करते हैं, जब हम मुख गुहा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसे ही हम मुख गुहा में प्रवेश करते हैं क्या आते हैं, दांत आते हैं। और दांत जो होते हैं वो हमारी संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। उनमें से जैसे आपका इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। ये दंत वाले जो है अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि दांत मिलते हैं और होंठ मिलते हैं, लेकिन आप जब हम बात करेंगे कि जो हमारा होंठ होता है वो चाहे ऊपर वाला होंठ हो या नीचे वाला होंठ हो, आपने देखा होगा जब ऊपर वाले होंठ और जो हमारा गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं जहाँ से दांत की ओरिजिन होती है, उसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं। तो जहाँ पर हमारा जो मसूड़े होते हैं और ओंठ के बीच में जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, लेबियल, क्या कहते हैं, लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं। यही काम जो है हमारा नीचे वाले होंठ और जबड़ों के साथ में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोअर लेबियल फ्रेनुलम। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने कहा कि दांत पाए जाते हैं। दांत जो हमारे होते हैं इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर होते हैं, जिनको हम कृंतक और रदनक और अग्रचर्णक तथा पश्चर्णक कहते हैं। इनके कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में समझ लें, फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा, फिल्ट्रॉन पढ़ा। जो ऊपर वाले होंठ और नाक के बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है उसे हम फिल्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि जो होंठ आते हैं, होंठ में जो है म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जिससे हमारी होंठ जो होते हैं लसदार होते हैं। उसके बाद में हमको क्या मिलते हैं, होंठ मिलते हैं। और देखिए इसके बाद में होंठ के बाद में हमें क्या मिलते हैं, दांत मिलते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, कृतंक, यानी जिनसे हम जैसे गाजर, मूली या काटना होता है तो उसको हम कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। रदनक क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और प्रीमोलर क्या करते हैं, ये चबाने का काम करते हैं। और मोलर क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो हमारी जीभ होती है, जो हमारी जीभ होती है, वो जीभ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीभ जो होगी हमारी वो यहाँ पर जुड़ी होती है। जहाँ पर जुड़ी होगी उसे हम क्या कहेंगे बेटा, अभी हमने कहा था जहाँ पर हमारे मसूड़ों से होंठ जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं। लेकिन जब हमारा निचले वाले जबड़े से जहाँ पर होंठ जो होती है, होंठ हमने कहा था मसूड़ों से जुड़ी होती, तो उसको लोअर लेबियल फ्रेनुलम कहेंगे। लेकिन जो हमारी जीभ होती, जब हम जीभ को ऊपर उठाते हैं तो जीभ का जो है मध्य में कुछ हिस्सा जो है नीचे जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। क्या कहेंगे, लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। देखिए नाम इसलिए हम ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ताकि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए। फिर हम आपको एक अलग अलग, जैसे मुख के अलग बारे में बता देंगे, आमाशय के बारे में अलग बता देंगे, और यकृत के बारे में अलग से बता देंगे, पैनक्रियाज अलग बता देंगे और इंटेस्टाइन अलग बता देंगे। आपको हम बारी बारी से बता देंगे, पहले आप स्ट्रक्चर को यहाँ से समझ लीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो जीभ जो हमारी जुड़ी होती है जो इंटीरियर या स्टार्टिंग पॉइंट में, तो उसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। अब देखो जो गाल और मसूड़े या दांतों के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारे ऊपर वाला जो तालु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। तो जो ऊपर वाला जो तालु होता है, ये शुरुआती दौर का जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट कहते हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहा जाएगा, इसको हम कहेंगे हार्ड पैलेट। क्या कहेंगे, हार्ड पैलेट। जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, और हार्ड पैलेट
के बाद वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉफ्ट पैलेट कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें और भी चीज़ें समझानी है, इसलिए हम आप इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाएगा, सॉफ्ट पैलेट कहलाएगा। और ये जो सॉफ्ट पैलेट जो होगा इसकी एक लटकन सी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि कावा होता है, तो उसे हम यूवला कहते हैं। यूवला का हम काम ही देखेंगे कि यूवला का काम क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर देखिए लिखा पैरोटिड्स ग्लैंड लिखा है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स लिखा है, जो लार ग्रंथियाँ हैं, अभी लार ग्रंथियों के बारे में भी आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको हम यूवला कहते हैं। यूवला का मतलब ही क्या होता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपकी पैलेट आई है और ये वाला, अब ये आपका ओरल फेरिंग, ओरल हो गया, बक्कल कैविटी हो गई, ये आपका नेजल है, मीन्स नासा मार्ग आ रहा है, ठीक है। तो ये यूवला क्या करता है, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये इस छिद्र को कवर कर लेता है, जिससे भोजन हमारा जो है नासा मार्ग में ना जाए। ये काम होता है यूवला का, ठीक है। किसका काम होता है, यूवला का। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो लार ग्रंथियां हमारी जो होंगी वो 3 जोड़ी होती हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो पैरोटिड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी, लार्जेस्ट जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारी लार ग्रंथियों की बात कर रहे हैं। लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि जो हमारी होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। पैरोटिड के बारे में एक बात और बता दें, ये सांप में जो है क्या करती है, जहर बनाने का काम करती है। किसका काम करती है, जहर बनाने का काम करती है। इसे हम क्या कहते हैं, कर्णमूल। क्या कहते हैं, कर्णमूल। कर्णमूल ग्रंथि में ही जो है, जो हमारा आरएनए एक वायरस होता है, आरएनए जनित जो है, आरएनए से मैडम बना हुआ वायरस होता है। तो ये क्या है, उसको जब संक्रमण हो जाता है तो हम लोगों के यहाँ ये फूल जाती है और हम बोलते हैं कि मफ्स, ठीक है, गलसुआ रोग हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि दूसरी इससे छोटी कौन सी ग्रंथि है, तो उसे हम सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। जो कहाँ पर होती है, जहाँ पर हम भोजन को निगलते हैं वहाँ पर ये पाई जाती है, जिसे हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। अब देखिए उसके बाद में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या स्रावित करती हैं, कौन क्या चीज़ स्रावित करती है। हम अलग उसके लिए हम सलाइवरी ग्लैंड्स सब अलग बात करेंगे, ठीक है। तीसरी जो हमारी ग्रंथि होती है इसे हम क्या कहते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। तो देखिए ये हमारी जो ग्रंथियां होती हैं ये सभी की सभी कैसी ग्रंथियां हैं, ये एक्सोक्राइन है, मीन्स बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि इसलिए होती है कि देखेंगे होंगे कि यहाँ पर डक्ट दिख रही है, डक्ट दिख रही है ना, मीन्स नलिकाएं दिख रही हैं। तो इनकी डक्ट का भी एक नाम होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारी डक्ट है, ये जो हमारी डक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, इस डक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा, इस डक्ट को हम कह देंगे यहाँ पर, जैसे देखिए ये हमारी जो डक्ट होती है, डक्ट ऑफ स्टेंसन, इसे डक्ट ऑफ स्टेंसन कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ स्टेंसन कहते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, बक्कल कैविटी के ऊपर, यानी कि जो हमारा पैलेट होता है उसमें होती है। दूसरी हमारी जो ग्लैंड है जिसको हमने सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहा था, मैंडिबल जो ग्लैंड्स होती है ये इसकी ओपनिंग हमारी कहाँ होती है, जब हम जीभ को हम ऊपर उठाते हैं तो जहाँ पर हमारी जीभ नीचे वाले हिस्से से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, लिंगुअल फ्रेनुलम कहेंगे। क्या कहेंगे, लिंगुअल फ्रेनुलम कहेंगे। और लिंगुअल फ्रेनुलम के ही पास में 2 छेद होते हैं और उन्हीं छेद जो होंगे वही जो हमारी डक्ट होगी उसे हम क्या कहेंगे, ये डक्ट हमारी यहाँ पर होती है, ठीक है। इस डक्ट को व्हार्टन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हार्टन्स डक्ट कहते हैं। उसके बाद में बारी आती है कि जो हमारी तीसरी वाली जो ग्लैंड है जिसको हमने सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा था, इसकी ओपनिंग यहाँ पर कितनी होती है,
5 या 7 जो डक्ट होती हैं वो जीभ के नीचे खुलती हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, डक्ट ऑफ क्या कहेंगे, बर्थोलिन, डक्ट ऑफ बर्थोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बर्थोलिन कहते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा नाम भी होता है, डक्ट ऑफ बर्थोलिन का दूसरा नाम होता है डक्ट ऑफ रिविनस। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी जो है 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। कितनी जोड़ी ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है कि जब आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इसमें आप हमारे 2 वीडियो देखिएगा, 2 ही वीडियो में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप चाहे वो किसी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हों, आप डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि हमने कह दिया कि ये कंप्लीट हो गया, तो आप फिर 2 वीडियो में उसको हम कंप्लीट कर देंगे। और इसके बाद में, इसको पढ़ने के बाद में, इसको देखने के बाद में फिर आप क्वेश्चन को हल करिएगा। ध्यान से 2-3 बार इसको जो है देखिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर आप थोड़ा मन से पढ़िएगा, ध्यान दे करके। तो देखो, हमने कहा अभी तक क्या पढ़े, हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि, जो लारीय ग्रंथि, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो पैरोटिड्स होती हैं, और सबसे छोटी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं। पैरोटिड्स की जो ओपनिंग यानी कि जो डक्ट होती है उसे हम डक्ट ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं, और जो हमारी यहाँ पर सब मैक्सिलरी या मैंडिबल ग्लैंड्स है, इसकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वार्टन्स डक्ट कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, अब इसको हम मैक्सिलरी या मैंडिबुलर जो है ग्लैंड कहें तो इसका एम उल्टा कर देंगे और डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी जो तीसरी ग्रंथि है जिसको हमने सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा है, इसमें 5 से लेकर के 7 डक्ट होती हैं और वो जीभ के नीचे खुलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ बर्थोलिन कहते हैं या डक्ट ऑफ रिविनस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा हमारी पूरी की पूरी वक्कल कैविटी में कुछ क्या करती हैं, ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस का स्राव करती हैं। अब बात ये आती है कि एक दिन में जो ये लारीय ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स से एक दिन में कितने लार स्रावित कर देती हैं, तो 1.5 से 3.5 यानी 1.5 से 3.5 लीटर तक का ये लार स्रावित कर देती है। इससे भी ज़्यादा लार स्रावित करती हैं, वो निर्भर करता है कि आपकी प्रकृति पर, आपके भोजन पर। इसके अलावा बात आती है कि लार का माध्यम कैसा होता है, तो लार का माध्यम 6.8 होता है। और यहाँ पर हम बात करने वाली बात ये है कि आपने देखा होगा जब हम लार को टच करते हैं तो लार हमारा, जो लार का कंपोजिशन है, जो लार का कंपोजिशन की बात करें अगर, तो लार हमारा जो होगा वो 95 से लेकर के 99 से लेकर के 99.5 तक क्या होता है, हमारा वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, वाटर होगा। इसके अलावा हमारे इसमें क्या होंगे, आपका टाइलिन होगा और लाइसोजाइम होगा। क्या होगा, लाइसोजाइम होगा। इसके अलावा इसमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में लाइपेज होता है। क्या होता है, लाइपेज होता है। इसके अलावा इसमें माल्टेज भी होता है, और भी इसके अलावा हमारे फास्फेटेज एंजाइम भी होते हैं, इसमें लवर्स भी पाए जाते हैं। अब बात आती है कि ये जो लार होती है ये चिकनी क्यों होती है, ये लार चिकनी क्यों होती है। तो लार चिकनी इसलिए होती है, आप देखे होंगे जब हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो वो भोजन हमारा थोड़ा सा ल्यूब्रिकेंट्स हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो लार हमारी जो चिकनी हो जाती है वो हमारी म्यूसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, म्यूसिन के कारण होती है। किसके कारण होती है, म्यूसिन के कारण होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम साथ में पढ़ते रहेंगे, फिर आप ये मत परेशान होइएगा कि इसमें सारी चीज़ें बताई नहीं गई हैं। हमने कहा इसको हम तोड़ करके आपको कई बार में, कई स्टेप में पढ़ा देंगे। आपके सामने ये डायग्राम बना हुआ है तो इसको हम विधिवत आपको पहले बता देते हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में हम जब भोजन हमारा जो होता है, जब इसको हम चबाना शुरू कर देते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण होता है, क्या कारण होता है कि हम भोजन को जब चबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। देखिए वो कारण ये होता है कि जब आप कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं तो 3 से 5 प्रतिशत जो हमारा स्टार्च होता है, 3 से 5% जो हमारा स्टार्च होता है वो यहाँ पर पचता है। और आपको मालूम होगा जो हमारा स्टार्च होगा, जो स्टार्च होता है वो किसकी मदद से, टाइलिन की हेल्प से किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। और माल्टोज हमारा क्या है, माल्टोज हमारा शुगर है, शर्करा है, और शर्करा इसीलिए हम लोगों को मीठी लगने लगती है। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोलस क्या है, बोलस क्या है। देखिए जब हमारा भोजन लार में मिल जाए, उसको हम चबा चुके हैं और उस पर जो हमारा टाइलिन एंजाइम हो वो काम कर चुका हो, मीन्स उसमें स्टार्च का पाचन हो चुका हो, तो वो भोज्य पदार्थ, वो भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम फुल डिटेल्स मैकेनिज्म में बात करेंगे। ओके, तो उसे हम बोलस कहते हैं। और जैसे ही हम भोजन जो हमारा बोलस होता है इसको हम निगलते हैं, तो निगलने के लिए यहाँ पर आपको फूड पाइप दिख रही होगी, इसे हम ओसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। इसकी लंबाई हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके अब बात आती है कि हमारे जो फूड पाइप है वो हमारे कैसी होगी, वेंट्रल होगी कि डॉर्सल होगी। बात ये आती है कि वेंट्रल किसे कहते हैं और डॉर्सल किसे कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि ये हमारा हाथ है और हम पूछें आपसे कि डॉर्सल कौन सा साइड होगा, तो डॉर्सल ऊपर वाला साइड होता है, वेंट्रल ये वाला साइड होता है, लैटरल ये वाला साइड होता है। ये बात समझ में। तो अगर हम लोगों की बात करें तो हमारा पीठ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, डॉर्सल हो जाएगा, और पेट वाला हिस्सा वेंट्रल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारी जो एयर पाइप होती है, ये कौन सा पाइप है, एयर पाइप है। जो हमारा एयर पाइप होता है वो वेंट्रल होता है, और जो हमारी फूड पाइप होती है ये थोड़ा सा इसके पीछे होती है। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक वाल्व होती है, यह एक कपाट पाया जाता है जो क्या करता है, आप ये देखे होंगे कि जब हम लोग भोजन कर रहे होते हैं और गलती से हम लोगों की आवाज़ निकल आती है, या कभी कभी हम लोग सांस ले लेते हैं बाई मिस्टेक, तो हमारे कुछ फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर पाइप में चले जाते हैं और हम लोगों को क्या शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और तब तक हमें खांसी आती है जब तक फूड पार्टिकल्स वो फेफड़े या श्वासनाल से निकल करके बाहर नहीं आ जाते हैं। ये यहाँ पर ऐसी हमारी कह सकते हैं एक ऐसी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये जो वाल्व होता है, ये वाल्व, ये जो कपाट होता है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये वाला वाल्व जो होगा बेटा वो यहाँ से हट जाएगा, ये वाल्व यहाँ से हट जाएगा और क्या करेगा, ये एयर पाइप को कवर करेगा, जिससे कि जब हम भोजन ले रहे हों तो वो भोजन, चूँकि भोजन यहीं पर गिरेगा और भोजन गिर करके वो कहाँ पर, फूड पाइप में चला आएगा, फूड पाइप में चला आएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो जो हमारा ये वाल्व होता है ये फूड पाइप पर चला आता है और एयर जो होती है नेसल मार्ग से होते हुए इसमें चली आती है। देखिए बात आती है कि इसका कनेक्शन क्या है, जो हमारा नेजल आपको दिख रहा होगा, ये नासा मार्ग, ये इसका कनेक्शन यहीं पर है, इसका कनेक्शन यहाँ पर ऐसे है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसको यहाँ पर नेजो ओसोफेगल या नेजोफेरिंक्स कहते हैं। यहाँ पर ये, इसको हम क्या कहेंगे, जहाँ पर भोजन को निगलते हैं उसे हम फेरिंक्स कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। यहाँ पर जो ट्रैक है वो भी आ चुका है, जुड़ चुका है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेजल फेरिंक्स कहते हैं, नेजोफेरिंक्स कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा वाल्व है
जिसे हम क्या कहते हैं, जहाँ पर हम भोजन को निगलते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ग्लूटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूटिस कहेंगे। इसीलिए जो हमारी ऊपर वाली वाल्व होती है उसमें ईपी जुड़ जाता है और हो जाता है एपीग्लोटिस, यानी ग्लोटिस के ऊपर का हिस्सा एपीग्लोटिस। यही जो हमारा एपीग्लोटिस होता है ये क्या करता है, फूड पाइप और एयर पाइप के मार्ग या मुख को कंट्रोल करता है खुलने तथा बंद होने में। इतनी बात क्लियर हुई। अब बात ये आती है कि एपीग्लोटिस जो है बेटा, इसका दूसरा नाम है, देखिए यहाँ पर जो नाम बताने वाले हैं आप सोचेंगे कि ये तो पहले से ही पता है, ट्रैफिक पुलिसमैन। अब देखिए ये सोच रहे होंगे कि ये नाम तो हमें पहले से पता था, बट ये नाम किसका है, एपीग्लोटिस का नाम ही ट्रैफिक पुलिसमैन है। अब देखिए आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, लयन काय को कहते हैं। इतनी बात सुनी होगी आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पर देखिए शब्द में बदलाव आ गया, ट्रैफिक पुलिसमैन है और ट्रैफिक पुलिसमैन का मतलब होता है एपीग्लोटिस, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है कि भोजन और एयर किस प्रकार से जाएगी। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको एक छोटा सा यहाँ पर क्या होगा बेटा, छोटा सा यहाँ पर एक ट्यूब होती है। ये ट्यूब ऐसी होती है जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब। जो ये स्टेकियन ट्यूब है ये क्या करती है, आपको मालूम होगा जब हम लोग आँख जो होती है उसमें ड्रॉप्स डालते हैं तो मुख में चला आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाक का कनेक्शन मुख से है, कान का भी कनेक्शन मुख से है। मीन्स यहाँ पर देखा जाए नाक, कान, मुंह, आँख, इन सारी चीज़ों का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ रहा है। ये जो हमारी यूस्टेकियन जो ट्यूब है ये क्या करती है, दोनों कानों की जो ओपनिंग होती है वो आकर के कहाँ पर, नेजोफेरिंक्स में खुल जाती है। क्यों खुलती है, क्योंकि देखिए जब हमारे जैसे आसपास पटाखों का फटना या इस तरह की तीव्र ध्वनि होना, जिससे हमारे जो ईयर ड्रम्स होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और जब वो इतनी तीव्र ध्वनि हमारे ईयर ड्रम्स पर पड़ती है तो हम लोगों का मुंह खुल जाता है। मुंह खुलने से यहाँ की जो वायु होती है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इन पर पड़ा हुआ दाब वो बैलेंस कर लिया जाएगा, जिससे ईयर ड्रम डैमेज नहीं होते हैं। यूस्टेकियन ट्यूब का काम यही होता है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं जो हमारा भोजन था, जो हमने ग्रसनी में भोजन को निगला। ग्रसनी में भोजन को निगलने पर हमारी जो ग्रसनी होती है वो ग्रासनाल में खुलती है, जिसे हम ओसोफेगस कहते हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि मुख गुहा में भोजन को क्या किया गया, देखिए भोजन को सबसे पहले मुख गुहा में लिया गया, उसको चबाया गया, चीरा गया, फाड़ा गया, पीसा गया, कुतरा गया, इतने सारे काम हुए। अब देखिए इस तरह से भोजन को पीसना, तोड़ना, कुचलना क्या कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है, चबाना कहलाता है, मैस्टिकेशन कहलाता है। मैस्टिकेशन में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, भोजन को इनगल्फ किया, भोजन को मुख गुहा में हम लोगों ने इनगल्फ किया, जिसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन का मीन्स होता है इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड मीन्स भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेना, मुख में भोजन को ग्रहण करना हमारा इंजेशन कहलाता है। भोजन को जब इंजेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मैस्टिकेशन होगा, मीन्स भोजन को चबाया जाएगा, और चबाने के बाद में क्या होगा, जीभ क्या करेगी, भोजन को इधर उधर खिसकाएगी और लार में मिलाएगी। जब लार में मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वैलोइंग कहते हैं। स्वैलोइंग के बाद में क्या होगा, वहाँ पर उसको हम फिर क्या करेंगे, निगल लेंगे। निगलने को हम क्या कहते हैं, डीग्लूटेशन कहते हैं। डीग्लूटेशन कहते हैं, भोजन को निगल लिया गया। अब निगलने के बाद स्वैलोइंग, और हमारा जो डीग्लूटेशन का मतलब ही होता है फुला करके भोजन को निगल लिया गया। जैसे ही भोजन को जब हम निगलते हैं और वो भोजन जो है ग्रसनी से मीन्स फेरिंग्स ओपन इनटू ओसोफेगस। ओसोफेगस जो होती है वो हमारी कैसी ट्रैक होती है, एक्सपेंडेड ट्रैक होती है, जो अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सपेंडेड होती है। और इसमें जैसे ही भोजन आ चुका होता है तो यहाँ पर हमने कहा था कि जब हम भोजन को निगल रहे हैं, जैसे ही ग्रसनी में भोजन को निगलते हैं वो किस फॉर्म में आता है, बोलस फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है,
बोलस फॉर्म में आता है। अभी देखिए ये जो हमारा बोलस है ये अब किस प्रकार से आएगा, ये जो हमारी ओसोफेगस है इसमें एक विशिष्ट प्रकार की गति होती है। किस प्रकार की गति होती है? विशिष्ट प्रकार की गति होती है, जिसे हम हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है ये क्या करती है, यहाँ पर जब भोजन आता है तो ये मसल्स इस पर दाब डालती हैं और ये भोजन नीचे इस तरह से खिसकता आता है। ऊपर वाली मसल्स क्या करती हैं, इसको दबाती हैं, जिससे कि ये भोजन जो बोलस होता है वो नीचे की तरफ खिसकता चला आता है। इसी प्रकार से भोजन जो है क्रमाकुंचन गति करते हुए क्या करता है, भोजन आकर के यहाँ पर आमाशय में प्रवेश करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा बोलस है इसमें किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है। मीन्स जो हमारा ओसोफेगस होता है किसी भी प्रकार का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। मीन्स डाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन ओसोफेगस बिकॉज ड्यू टू एब्सेंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। मीन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो हमारी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे ये ट्यूब जो हमारी होती है इसमें किसी भी प्रकार की जगह नहीं होती है। अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में काटेंगे तो ये हमारी इस प्रकार की दिखाई देगी। किसी भी प्रकार की जो है इसमें गुहा नहीं होगी कि भोजन इसमें जो है डायरेक्ट चला आए। तो इसीलिए इसमें जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है उसी के माध्यम से भोजन जो है आमाशय में आता है। ऐसा नहीं है कि भोजन यहाँ पर हमने ग्रहण किया और वो जा करके जो है भोजन जो है जा करके आमाशय में गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता हो तो हम लोग जब भोजन करते तो हम लोग जब भोजन करें तब आवाज़ आए, जब पानी पिए तब भी आवाज़ आए, है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही जान जाएंगे कि हमारे पेट में कितना पानी है। भाई पानी जाएगा, डायरेक्ट जाएगा तो आवाज़ करेगा ना। जैसे हम लोग ड्रम में पानी भरते हैं पाइप से तो बोलता रहता ना, तो जब हम लोग अपने आमाशय में पानी भरेंगे मीन्स पिएंगे तब भी आवाज़ आएगी, है ना। तो उस तरह से डायरेक्ट जा करके नहीं होता है, गिरता नहीं है। नहीं इस तरह से आप कुछ चीज़ों को खा लिए तो जा करके धड़ाम से यहाँ गिरेगा ना। तो यहाँ की स्किन भी जो आपकी जो म्यूकोसा लेयर है वो भी डैमेज हो जाएगी, है ना। और जब हमारी म्यूकोसा लेयर डैमेज हो जाती है तो क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। क्योंकि पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि जो हमारी ऊपर वाली जो लेयर होती है वो पेप्टिक सेल से ही तो होती हैं। जैसे पेप्टिक सेल्स हमारी डैमेज हो जाती हैं पेप्टिक अल्सर हो जाता है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, हमने यहाँ पर इसको मिटाया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ क्या होंगे, वाल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने संकुचित इसलिए बनाया है, ये देखिए ये वाल्व है। इन वाल्व को हम क्या कहते हैं, इस वाल्व को हम क्या कहेंगे, कार्डियक स्फिनेक्टर ऑफ कार्डियक या कार्डियक वाल्व, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे हम कार्डियक स्फिनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिनेक्टर कहते हैं। जो हमारा कार्डियक स्फिनेक्टर है ये क्या करता है, आप देखे होंगे जब हम लोग भोजन कर लेते हैं तो चाहे उल्टा खड़े हो जाए भोजन, ऐसा नहीं कि आमाशय से निकल करके फिर जो है मुख में चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये काम करने देखे होंगे आपकी जो हम कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बैठकर जुगाली करते हैं तो उनके जो भोजन होता है पहले तो भोजन कर लेते हैं, सही से चबाते नहीं हैं, पेट अपना भर लिए, फिर जब फ्री बैठते हैं तो मुंह को चलाना शुरू करते हैं, जिससे कि जो उनका आमाशय का कुछ जो हिस्से से भोजन निकल करके वो जाता है और कहाँ पर, ओसोफेगस में भी चला जाता है। अच्छा, हम लोगों में व्यवस्था नहीं होती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखे होंगे जब हम भोजन को जैसे निगलते हैं तो ऊपर वाला जो ओसोफेगस का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें तो हमारा कंट्रोल होता है, उसमें वॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं, अच्छी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस होता है वहाँ पर कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, इसमें इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती हैं, अनैच्छिक मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। इसीलिए हम भोजन को पुनः वापस नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा आमाशय से भोजन कभी भी हमारा स्टमक से वापस नहीं जाता है ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, है ना, जो कार्डियक वाल्व होती है उसके कारण भी कभी भोजन वापस नहीं जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो हमारा आमाशय है ये थैली सदृश संरचना होती है। इसमें भोजन हमारा कितने घंटे रुकता है? 3 से 4 घंटे तक रुकता है। भोजन कितना रुकता है? 3 से 4 घंटे तक भोजन रुकता है। और इसके बाद में इसमें जो मूवमेंट होती है उसको हम कार्डियक मूवमेंट कहते हैं, मीन्स कार्डियक मोशन कहते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसके भागों के बारे में समझेंगे। देखिए जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय इस वाले हिस्से को आप क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। बात ये आती है कि इसको हम कार्डियक कहते क्यों हैं। देखिए हमारा हृदय भी कहीं यहीं के आसपास होता है ना, इसी के आसपास होता है ना, तो हृदय को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो ये कार्डियक यानी हृदय के पास स्थित होने के कारण इस भाग को क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। और इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं या आमाशय काय कहते हैं। अब देखिए जो हमारी सबसे ज़्यादा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये कार्डियक लिखा हुआ है, ये फंडिक लिखा हुआ है, ये पाइलोरिक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस भाग को हम बॉडी कहते हैं। और जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी जो होती है वो कहाँ होती है? फंडिक में होती है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है हमारी 3.5 करोड़ होती हैं। कितनी होती हैं? 3.5 करोड़ होती हैं। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या करेंगी? गैस्ट्रिक जूस का स्राव करेंगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? फंडिक भाग में पाई जाती हैं। भोजन यहाँ पर क्या करता है? भोजन उथल पुथल मचाता है क्योंकि इसमें कार्डियक मोशन पाई जाती है। तो आमाशय क्या करता है? जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं इस तरह से वो क्रमाकुंचन करता है। और आमाशय में जो क्रमाकुंचन की गति होती है वो 2 से 5 बार जो है प्रति मिनट के हिसाब से इसमें मूवमेंट होती रहती है और भोजन सही तरीके से मिल जाता है। इसमें HCl भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl भी पाया जाता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें भोजन कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए जब हम लोग डाइटिंग पर होते हैं या फास्टिंग करते हैं, मीन्स उपवास रखते हैं, तो हमें उपवास में कुछ ना थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। कारण क्या होता है? ठीक है, देखिए जब हमारा जो HCl होता है वो स्रावित होता रहता है, और जब स्रावित होता रहेगा तो उसमें जब फूड पार्टिकल्स उसको नहीं मिलेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगा। यही कारण होता है जब हम लोग लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पेट में जलन का एहसास होता है, क्योंकि HCl क्या करता है? इसकी म्यूकोसा लेयर को डैमेज करने लगता है। और अगर आप कई दिनों तक भोजन नहीं करते हैं तो हमें पेप्टिक अल्सर होने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर किन किन कारणों से हो सकता है। देखिए जब हमारे पेप्टिक अल्सर कहते किसको हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर कहते किसको हैं। देखिए आज हम बात करेंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, और इसे किसे कहते हैं। तो पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है, हमने कहा था कि जब हम आमाशय की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आमाशय की जो लेयर होती हैं, जैसे आपका जो सेरोसा है, उसके बाद सब म्यूकोसा है, ठीक है, या मस्कुलेरिस मसल्स हैं, लेयर है, ये सबसे ऊपर वाला जो हमारा म्यूकोसा होता है, म्यूकस जो होता है, उसमें आपकी कौन सी सेल पाई जाती है? पेप्टिक सेल्स पाई जाती हैं। अब जो हमारा HCl यहाँ पर देखिए स्टोर हुआ, तो ये सबसे पहले अगर डैमेज करेगा तो किसको डैमेज करेगा? पेप्टिक सेल को डैमेज करेगा। अब जब पेप्टिक सेल को डैमेज करेगा तो घाव हो जाएगा, और घाव हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्सर कहेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेप्टिक अल्सर। पेट में या आमाशय में किसी भी तरह से होने वाले घाव को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। किन किन कारणों से हो सकता है? जैसे किसी संक्रमण से हो सकता है, या कुछ हम ऐसा फूड मटेरियल खा लिए कि वहाँ पर हलचल करते समय, कार्डियक मोशन करते समय उसकी पेप्टिक जो है लेयर थी वो डैमेज हो गई, अब उसमें संक्रमण हो गया, ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर ऐसा भी हो सकता है। कुछ जैसे लोग एल्कोहलिक होते हैं, भाई बात तो वही हो गई ना कि जो हमारा HCl यहाँ पर देखिए स्टोर हो रहा है ना, और इसी तरह से अगर आप एल्कोहल ज़्यादा ले लिए तो ज़्यादा एल्कोहल हो जाएगा, तभी क्या होगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ज़्यादा एल्कोहल लेने से हमारा लीवर भी जो है क्या करता है? वो प्रभावित हो जाता है, जिससे सीरोसिस नामक रोग हो जाता है, जैसे हम जॉन्डिस वगैरह, इस एनीमिया जो रोग हो जाते हैं,
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमारा आमाशय था, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पेप्टिक जो सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती हैं, पेराइटल सेल पाई जाती हैं, जिसको हम लोग जो हमारी पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल एक ही होती हैं। चीफ सेल्स जो है हमारी, ठीक है, चीफ सेल्स हैं और जाइमोजेन सेल्स हैं, इनका एक ही नाम है और ये भी हमारी यहीं पर पाई जाती है। म्यूकस सेल के बारे में आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इसकी हम एनाटॉमी और इसकी जो फिजियोलॉजी है वो हम उसके मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इसके ये फर्स्ट पार्ट के अलावा जब दूसरा पार्ट आएगा तो उसको भी देखिएगा और साथ में फिर से दोनों को देखिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, ये वाला जो वाल्व है, जो कपाट है, इसको हम कार्डियक स्फिनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिनेक्टर कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम कार्डियो इसोफेगल वाल्व कह सकते हैं, कार्डियो इसोफेगल वाल्व कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा अभी ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, पाइलोरिक कहते हैं। इस वाले हिस्से को हमने क्या कहा, पाइलोरिक कहते हैं। पाइलोरिक जहाँ पर जो है, पाइलोरिक जहाँ पर ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पतला होने लगता है, उसे हम पाइलोरिक एटमन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक एटमन कहते हैं। और पाइलोरिक जो होता है वो कहाँ पर खुलता है, छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत का यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर भी आपको वाल्व दिखाई दे रहे हैं। ये वाल्व हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, देखिए यहाँ पर ये पाइलोरिक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्फिनेक्टर। क्या कहेंगे, स्फिनेक्टर ऑफ पाइलोरिक, ठीक है। स्फिनेक्टर ऑफ पाइलोरिक मीन्स पाइलोरिक के कपाट। ये क्या करते रहते हैं, देखिए भोजन हमारा 3 से 4 घंटे तक रुकना है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भोजन ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है वाल्व रहते हैं। और दूसरी बात, इनका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये छोटी आंत से कभी भी भोजन वापस ना आ पाए, ठीक है। अब ये जब भोजन जो होगा हमारा वो छोटी आंत में प्रवेश करेगा। छोटी आंत की संरचना की बात करें तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितना होती है, 6.5 मीटर्स होती है। कितना होती है, 6.5 मीटर्स होती है। और इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। कुछ बुक में इसे सी शेप बताया गया है, कुछ बुक में इसे सी शेप बताया गया और कुछ में यू शेप बताया गया, ठीक है। तो ये हमारा हिस्सा ग्रहणी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिओडिनम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिओडिनम कहते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होगा इसे हम क्या कहते हैं, जेजुनम कहते हैं। और यही जेजुनम जो है जाकर के ये यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर ये खुलती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। देखो इसको हमने डिओडिनम कहा, इसको जेजुनम कहें, इसको एलियम कहें। और ये जो एलियम जो होता है, एलियम जो होती है ये कहाँ, सीकम में खुलती है। कहाँ पे खुलती है, सीकम में खुलती है। इसलिए इसको हम सीकल जो होता है आर्फिस बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होता है सीकम में अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स जो आर्फिस होता है इसमें भी छेद होता है। कभी कभी मल है या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं स्टोर हो जाती हैं। मल के ज़्यादा समय तक स्टोर रहने से भी जो है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी कुछ हमारे कीटाणु हैं या वर्म्स हैं वो इसमें स्टोर हो जाते हैं, जैसे स्कैरिस वगैरह। तो फिर क्या करते हैं, स्कैरिस हो जाने से या इन्फेक्शन हो जाने से ये इनलार्ज हो जाती है और फिर इसको ऑपरेशन कराने के बाद में इसको हटवा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा एक अवशेषी अंग के रूप में कार्य करती है, अवशेषी अंग है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सीकम भाग है, ये वाला हिस्सा सीकम भाग है और ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ से कोलन शुरू हो जाता है। और इसके बाद में कोलन काफ़ी लंबा होता है। कोलन को यहाँ पर देखिए असेंडिंग कहा गया है। फिर जो है इसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रली कहते हैं। और फिर यहाँ पर ये डिसेंडिंग पोजीशन में दिया गया है, ठीक है। इस कोलन है और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है। रेक्टम जो होता है
हाँ, ये इसको हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत क्यों कहते हैं? देखिए लंबाई में तो ये बड़ी होती है, लेकिन इसको छोटी आंत कहा जाता है क्योंकि इसकी रेडियस कम होती है, लगभग 2 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस जो होती है छोटी आंत की रेडियस लगभग 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और इसकी 7 सेंटीमीटर के आसपास रेडियस होती है, इसीलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर्स होती है। ठीक है। अब देखिए ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं या हॉस्ट्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हॉस्ट्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखिए इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा का पूरा हम मैकेनिक पढ़ेंगे, और इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ से स्रावित होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने लार ग्रंथि तो पढ़ ली, लीवर नहीं पढ़ा, अग्न्याशय नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये सबसे बड़ी हमारी जो है फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। देखिए अभी तक तो आपने यकृत के बारे में पढ़ा होगा कि यकृत के 2 पिंड होते हैं। एक तो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये यहाँ पर कौन सा पिंड है? अगर आप ऐसे खड़े हो जाएं, कभी भी आप देखिएगा ऐसे खड़े हो जाए तो ये किस तरफ आ रहा है? ये हमारा दाई तरफ आ रहा है। ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा? राइट लोब हो जाएगा। कौन सा लोब हो जाएगा? राइट लोब हो जाएगा, और ये वाला लेफ्ट लोब हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो हमारा, अगर हम बात करें कि जो यकृत होता है, जो यकृत होगा वो उसके कितने भाग होते हैं? तो यकृत के अभी तक तो आप लोगों ने कितने भाग पढ़े होंगे? 4 भाग पढ़े होंगे। कितने भाग पढ़े होंगे? 4 भाग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर अच्छा अभी तक आप लोगों ने 2 भाग पढ़े होंगे ना, तो लेकिन आज हम आपको बताएंगे यकृत जो होगा उसके 4 भाग होते हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे पिंड और पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेट लोब कहते हैं, और इसको कॉर्डेट लोब कहते हैं। यकृत के बारे में हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, इसमें आपको कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ज़्यादा कुछ बताएंगे तो बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर यकृत पूछा जाए कि यकृत किसका निर्माण करता है, तो ज़्यादातर लोग कह देते हैं कि यकृत जो है वो क्या करता है? पित्ताशय जो है पितरस का स्रावण करता है। नहीं, यकृत जो है बाइल जो उसका निर्माण करता है, पितरस का निर्माण करता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये हेपेटिक जो हमारी मेन हेपेटिक जो होती हैं, जो डक्ट होती हैं, उनसे क्या होगा? हमारा जो गाल ब्लैडर है वो पित्ताशय कहलाता है, और वो पितरस को स्टोर करता है। ठीक है, देखिए इसके अगली वाली वीडियो में हम अच्छे से लार ग्रंथियों के बारे में, यकृत के बारे में, आमाशय के बारे में बढ़िया अच्छा सब आपको चित्र बना के विधिवत समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। बस देखिएगा ज़रूर। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। आप वादा है हमारा कि इससे क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे आप नीट का क्वेश्चन दें, यहाँ तक कि आप देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा कि हाँ कुछ तो है इसमें। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें इस समय मौजूदा हालत में इसलिए नहीं बता रहे हैं, बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो यकृत जो होगा 1.5 किलोग्राम का होता है, और ये पितरस का निर्माण करता है। ठीक है, इसके कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो डक्ट का नाम है कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। इसे हम राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं, ये वाला लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है। और ये जब दोनों हेपेटिक डक्ट मिल जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और जब ये हिपैट्स जो होता है, देखिए लीवर का अभी तक आप लोगों ने लीवर का नाम ही सुना होगा, लेकिन लीवर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लीवर का दूसरा नाम हिपैर होता है। लीवर का दूसरा नाम हिपैर होता है। अब यहाँ पर देखिए आमाशय को आपने स्टोमक के नाम से सुना होगा। स्टोमक दूसरा नाम इसका पता है? दूसरा नाम यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, और अगली वीडियो में हम इसका नाम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है बेटा, बोलिए अगर आप जो है नहीं पता है, ठीक है, तो कमेंट करिएगा नो। कमेंट आपको पता है तो उसका मतलब आंसर इसका पता है तो कमेंट में लिखिएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पितरस होगा, ठीक है, तो वो पित्ताशय में स्टोर होगा। आवश्यकता पड़ने पर वो कहाँ पर आएगा? ग्रहणी में आ जाएगा।
और गृहिणी में एक वाल्व होती है, गृहिणी में एक वाल्व होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बोलिए, जिसे हम क्या कहेंगे, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, स्फिनेक्टर ऑफ ओडाई। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पित्तरस है ये तो आता रहेगा, क्योंकि अगर भोजन का माध्यम पूछा जाए, देखो बड़ा आसान तरीका है याद करने का। भोजन का माध्यम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.8, ठीक है, सॉरी 6.8, क्योंकि यहाँ पर देखिए भोजन का माध्यम कैसा होगा, 6.8, यहाँ पर भोजन का माध्यम कैसा होगा, 1.8, यहाँ पर भोजन का माध्यम कैसा होगा, 7.8, ठीक है, बात समझ में, 6.8, 1.8 और 7.8, याद रखना आसान सा है। यहाँ पर क्षारीय हुआ, फिर अम्लीय हुआ, फिर से क्षारीय हो गया, ठीक है। अब देखिए अमाशय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये सॉरी अग्न्याशय के बारे में, ये अग्न्याशय है, अग्न्याशय के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अग्न्याशय में जो कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं, सहायक जो डक्ट होती हैं, ठीक है, इनको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट कहते हैं। और ये एसेसरी डक्ट क्या करती हैं, मिल करके मेन डक्ट का निर्माण करती हैं, मेन डक्ट का निर्माण करती हैं, ठीक है, किसका निर्माण करती हैं, मेन डक्ट का निर्माण करती हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक हमारी वाल्व होती है, ठीक है, यहाँ पर भी हमारी एक वाल्व होती है। तो यदि आप इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो नो करिएगा, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तब हम देखेंगे। देखिए आप ऐसा कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि आप जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, और हमें जब लगेगा कि हाँ आप वीडियो देखते हैं, आप जानने की इच्छा रखते हैं, तो हमें बताते हुए भी अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरह से अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है इससे रिलेटेड, तो अभी आप परेशान मत होइएगा। अभी आपको हम अच्छे से इसको 1, 2, 3, 4, 5 भागों में तोड़ करके, ठीक है, इसके बारे में विद्युत मैकेनिज्म के साथ आपको बताएंगे। आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप समझ गए हैं, ठीक है। आपको फिर से नहीं समझ में आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, इस वीडियो में नहीं, इसके अगले पार्ट 2 में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।